देख लो, ऊपर वाला क्लियर हो गया था लास्ट क्लास में। कौन सा था सर ऊपर वाला? ऊपर वाला था कि अगर किसी पार्टनर ने अगर फर्म को दिया है, फर्म को अगर किसी पार्टनर ने फर्म को दे दिया, फर्म एओपी बीओआई को एसेट ट्रांसफर किया, तो वो ट्रांसफर तो है, ट्रांसफर तो वो होगी, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन किसको मानेंगे? बुक वैल्यू को या फिर मार्केट वैल्यू को, फेयर मार्केट वैल्यू को? सर क्योंकि फर्म बनाती है बुक्स, याद करना है ऐसे, सर फर्म बनाती है बुक्स, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लिखा होगा वही वैल्यू हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू को, फेयर मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर करके चलेंगे, वही वैल्यू को बोल देंगे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जो बुक्स में लिखा होगा उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोलेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगर सर फर्म ने ट्रांसफर की है अपने किसी पार्टनर को, फर्म ने ट्रांसफर किया है अपने पार्टनर को, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाता नहीं होगा पार्टनर, तो यानी कि क्या, फेयर मार्केट वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा। ये याद रह जाएगा, सिर्फ याद करने के लिए बताया है। बुक्स ऑफ अकाउंट किसी के भी बन सकते हैं वैसे, ठीक है ना। चलो सेक्शन 46, सेक्शन 46 क्या बोलता है आपके? ये पहले ही हम अपने डिविडेंड वाले चैप्टर अदर सोर्सेज में निपटा चुके हैं इसको, अगर याद रहेगा आपको तो। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन में कंपनी अगर एसेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो क्या क्या चीज था, जल्दी बताओ। एक तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दो चीजें पढ़ी थी हमने। कंपनी पर तो नॉर्मल टैक्स तो आता ही आता था, लेकिन उस जितना पोर्शन उसने एसेट्स का बांट दिया ऑन लिक्विडेशन, तो उसको क्या बोलते थे? डीम्ड डिविडेंड बोलते थे, अंडर सेक्शन 222C था, अरे बोलो, डीम्ड डिविडेंड बोलते थे, क्लोज डाउन करके लिक्विडेशन पे बेच देते थे हम। तो 222C के अंडर में हम उसको उतना पोर्शन क्या मान लेते थे हम, उसको डीम डिविडेंड, और उसको क्या पे करना पड़ता था सर? डीडीटी पे करना पड़ता था। कितने परसेंट के हिसाब से, जल्दी बताओ। 115O में कितना था बोलो? 15% विद ग्रॉसअप था, विद ग्रॉसअप, और प्लस क्या था? 12% सरचार्ज ऑलवेज, प्लस 4%, यही था, तो यही होता था ना, बोलो। लेकिन कंपनी को क्या कोई कैपिटल गेन लगता था? देखो नॉर्मल टैक्स तो इसको लगेगा, जितना उसने कमाया वो नॉर्मल टैक्सेशन तो वो आएगा ही आएगा कंपनी को, ठीक है। लेकिन उसके एडिशनल में डीडीटी उसको पे करना पड़ेगा अगर उसने कुछ एसेट्स दिया है। अच्छा, एसेट ट्रांसफर किया तो क्या कंपनी को कोई टैक्स, कंपनी को कोई कैपिटल गेन लगता था? नहीं, क्योंकि 40 वहां पे बताया था ना मैंने, सेक्शन 46(1) बताता था कि उस पर उसको ट्रांसफर नहीं माना गया है। जब ट्रांसफर नहीं माना गया तो कंपनी को कोई भी टैक्स नहीं कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तीनों चीज अलग है। नॉर्मल टैक्स उसको पे करना पड़ेगा अपनी इनकम पर, डीडीटी उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने लिक्विडेशन पे क्या किया है। 222C कहता है कि भैया इतना तुम्हें डीडीटी पे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने लिक्विडेशन में एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने शेयर होल्डर को। लेकिन और अगर तुमने एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लिक्विडेशन में तो क्या तुम्हें कैपिटल गेन आ जाएगा? नहीं सर, कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि 46(1) कहता है कि वो ट्रांसफर ही नहीं है, तो कैपिटल गेन क्यों आएगा? ठीक है, बात आ गई है यहां तक समझ में। सर शेयर होल्डर का अगर याद आ रहा होगा आपको, शेयर होल्डर के हाथ में क्या रहता है? बताओ जल्दी से बोलो। अगर डिविडेंड आया है तो क्या चीज हो जाएगा बताओ? तो वो तो एग्जेम्प्ट रहता ही है, एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन शेयर होल्डर को क्या मिलता है इसमें? तो बताया था ना लिक्विडेशन के वक्त, मैं लिक्विडेशन के वक्त बोला था हमने क्या क्या चीज। एक तो पहले पूरा का पूरा कंपनी का वर्थ निकाला जाता था, कंपनी का एसेट्स कितना है, एसेट्स जो कि नॉन डेप्रिशिएबल होते हैं, नॉन डेप्रिशिएशन की फेयर मार्केट वैल्यू लेते थे। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, यही रहता था। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, प्लस अदर एसेट्स जितने भी बचते थे, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यही होती थी। वर्थ निकल जाती थी कंपनी की वर्थ निकलने के बाद अच्छा कितना शेयर होल्डर के, ये कितने परसेंट का शेयर होल्डर है भैया? हमने बोला 20% का शेयर होल्डर है, तो यानी कि लैंड में से भी उसको क्या 20% मिलता था? याद आ रहा है? मान लो लैंड थी, बुक्स में थी 5 लाख की, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 20 लाख की, और अदर एसेट्स का 10 लाख आ गया,
कैश वगैरह और डेटर वगैरह मिला के, तो 30 लाख का यहाँ पे टोटल आ गया। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर कितने परसेंट का शेयर होल्डर था सर? 20% का शेयर होल्डर था। तो इसमें से इसका हिस्सा लैंड का कितना हो जाएगा? लैंड का हिस्सा 20%, बोलो तो बोलो। 4 लाख का 20% 4 लाख का हो गया ना। अच्छा सर इसका कितना होगा 20%? सर 2 लाख, 2 लाख हो गया इस पे। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, बोलो? 6 लाख का, 6 लाख का इसका वर्थ आ जाएगा। यानी कि इसको मिला क्या कंपनी से? कंपनी से सर मिला 6 लाख रुपए। अब समझो क्या बोला उसने, 6 लाख रुपए तो उसको मिल गया कंपनी से, कंपनी से तो उसको 6 लाख रुपए मिल गया, लेकिन उसके हाथ में टैक्स कितना करेंगे हम, बोलो? अरे बोलो, जब इसके हाथ में हमने एग्जेम्प्ट कर दिया तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स था ना। अरे समझ में नहीं आया क्या तुमको? अरे इसके हाथ में जब टैक्स हटा दिया हमने कि भाई बोला कि 56 to 10, यहां पर नहीं है। शेयर होल्डर के पास तो शेयर थे 20% के, अब शेयर को ट्रांसफर किया, शेयर भी तो कैपिटल एसेट्स था उसका, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया, इसके बदले में मिला क्या सर? 6 लाख रुपए मिले, यही तो होगा। कंपनी को वापस करेगा ना शेयर, और उसके बदले में 6 लाख रुपए लेगा। तो इसको सर कैपिटल गेन लगेगा क्या? हाँ, ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन कितने पे लगेगा बताओ? 6 लाख रुपए उसको मिले हैं, लेकिन 6 लाख में से कितना माइनस कर देंगे? जितना डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया था, जितना पोर्शन डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया था। मान लो कि यहाँ पर डीम्ड डिविडेंड माना गया था 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए उसने दिए थे, तो डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया था 10 लाख रुपए को। समझ में आ रहा है? और जितना पोर्शन इसका डीम्ड डिविडेंड था उसको माइनस कर देते थे, क्योंकि वो डीम्ड डिविडेंड किस में टैक्स होता है? वो अदर सोर्स में टैक्स होता है, और वो एग्जेम्प्ट रहता था, तो यहां से माइनस कर देते थे डीम्ड डिविडेंड। इसका पोर्शन 10 लाख में से 20%, 10 लाख का 20%, 2 लाख माइनस कर देंगे। 4 लाख को बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो शेयर्स का वैल्यू, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स का, शेयर्स कितने में खरीदा था, ठीक है, वो आ जाएगा। बाकी आ जाएगा इस पे क्या? लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और बाकी ये जो हमने यहां से डिडक्ट किया था, ये टैक्स होगा कहां पे? अदर सोर्स में। अदर सोर्स में आके क्या चीज हो जाएगा? अदर सोर्स में बोलेंगे भाई कि ये तो डिविडेंड को क्या बोलते हैं? बोलो डिविडेंड एग्जेम्प्ट रहता है ना। याद आ रहा है? कुछ ऐसा था हमारा, एग्जेम्प्ट हो गया तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर के में कितना टैक्स लगेगा, ये इसकी बात कर रहे थे हम, ठीक है? यही बोला था ना कि 10 लाख को हमने मान लिया था कि इसका डीम डिविडेंड हो गया, तो कंपनी को 10 लाख पर 10 लाख का ग्रॉस अप करेंगे। कंपनी क्या पे करेगी? 10 लाख, मान लो इसका रिजर्व एंड सरप्लस भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट 25 लाख था, तो यानी 10 लाख तक है, तो ठीक है। तो 10 लाख इनटू में क्या चीज आ जाएगा, बोलो? 15/85%, ये 85% के बराबर है ना। तो इसको 15, फिर इस पे क्या कर देंगे? जो भी आएगा उस पर प्लस करेंगे 12%, फिर प्लस करेंगे 4%, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा डीडीटी का पोर्शन। अब डीडीटी का पोर्शन आने के बाद जितना भी डीडीटी का पोर्शन आ गया, जितना जैसे 10 लाख माना था, यहाँ पे कितना आ गया? 6 लाख। 10 लाख का 20% 4 लाख। अब मान लो इसके शेयर्स जो थे, इसके पास 20% के शेयर्स थे, वो 2 लाख रुपए के थे, और वो भी कब खरीदे थे? 4 महीने पहले, 4 मंथ बिफोर उसने खरीदे थे। 4 मंथ बिफोर खरीदे थे, मतलब शॉर्ट टर्म ही रहेगा, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। तो 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा, तो बोलो 2 लाख यहाँ पर लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाए। क्लियर है ये बात? समझ में तो आती है ये वाली? यस सर। चलो, ये मैंने भी पहले भी पढ़ा दिया था अदर सोर्सेज में आपको, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो गया। देख लो एक बार, रिव्यू कर लो दोबारा। कंपनी इन लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूट अगर करती है कोई भी एसेट
टू शेयर होल्डर इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन। कंपनी को तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हाथ में क्या, नो कैपिटल गेन शेल अराइज। ठीक है, एन एसेट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, तक क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 222C में। और फिर शेयर होल्डर के हाथ में कैसे टैक्स करेंगे, शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा क्या, यस कैपिटल गेन लगेगा। कब लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में लिक्विडेशन चल रहा है अब्दुल, लिक्विडेशन के वक्त क्या था जो हमने पहले पढ़ा था अदर सोर्स में, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, शेयर्स गए और एसेट आए, तो एसेट और मनी मिलेगा, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड रिसीव किया उसने, एसेट मनी या फिर बोथ रिसीव किया उसने, तो उसको आ जाएगा। अच्छा, टैक्सेबिलिटी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर, टैक्सेबिलिटी कैसे निकलेगी, जो एक्सेस वाला है वही वाला तो टैक्सेबिलिटी आएगा, यही तो अभी मैंने बताया था। अरे बोलो, एक्सेस वाले को तो टैक्स किया है ना। Yes, sir. 6 लाख रुपए मिले हैं हमें, अब 6 लाख में से डिडक्ट क्या कर दिया, 2 लाख। अब इसके एक्सेस में क्या मिले, 4 लाख एक्सेस में मिले, तो उसी को ही तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे 4 लाख पे। सर समझ में आ गया है, चलो। इफ एसेट रिसीव्ड इन फ्यूचर एसेट रिसीव्ड इज फर्दर सोल्ड बाय शेयर होल्डर, अगर फर्दर सेल कर दिया किसने, शेयर होल्डर ने अगर फर्दर सेल कर दिया, देन ऑल्सो कैपिटल गेन शैल अराइज एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द एफएमवी ऑफ एसेट्स टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ डीम डिविडेंड, और डीम डिविडेंड वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, अदर सोर्स में पढ़ा था सर। अच्छा, ये जो है इसने लास्ट वाला पॉइंट एक बोला कि अगर इसको जो एसेट मिली है, सर कितने की एसेट मिली है, बताओ बोलो कितने की एसेट मिली थी, जो इसको एसेट मिली है, ये वाली एसेट जो मिली है शेयर होल्डर को, ये वाली जो एसेट मिली है 4 लाख की, और 4 लाख की जो लैंड मिली है उसने अगर इसको ट्रांसफर कर दिया, तो क्या शेयर होल्डर को कैपिटल गेन लगेगा, यस शेयर होल्डर को क्या आ जाएगा सर, कैपिटल गेन आ जाएगा इसको। और इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानेंगे, जितना उसको मिला, मान लो कि उसने इस लैंड को कर दिया 10 लाख में सेल, 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ जो है उसने उसको 10 लाख का सेल कर दिया, माइनस इसमें से क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आ जाएगी, बस बोलो, जो फेयर मार्केट वैल्यू था, तो फेयर मार्केट वैल्यू था कितना लिया था, फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख लिया था, तो 4 लाख ही यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, और उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा कितना, 4 लाख, तो बच गया 6 लाख। 6 लाख क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है ये सारी चीजें, Yes, sir. चलो। सेक्शन 46A क्या बोलता है, कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक किसने सुना है, बायबैक करना, बायबैक का नाम सुना होगा किसी ने, सबने सुना होगा मेरे ख्याल से, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो। Yes, sir. ठीक है, बायबैक मतलब क्या होता है, कंपनी जब अपने शेयर्स वापस ले लेती है, वापस ले लेती है, से परचेज करती है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों करती है, काफी रीजन है, कोई रीजन है पता है क्यों करती है ऐसा कंपनी? सर बहुत सारे हो सकते हैं, अगर जैसे अपनी मतलब वो शेयर होल्डिंग कम करनी है, जैसे कि उनके पास मतलब बहुत सारा है, तो वो मतलब वो शेयर होल्डिंग कम मतलब अपने हाथ में पावर रखना चाहती हो, इसलिए शायद। बिल्कुल सही है, वो भी हो सकता है, दूसरी बात और क्या हो सकती है बायबैक की, पावर इशू हो सकता है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी ने शुरू में क्या किया, बिजनेस चलाया, समझो कंपनी ने शुरू में बिजनेस चलाया, और बिजनेस चलाने के लिए अब मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी इसके मेन डायरेक्टर थे। ठीक है, डायरेक्टर कौन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जिन्होंने ये कंपनी को बनाया, फाउंडर है, कंपनी को बनाया। अब इनके पास था कितने, 50 लाख रुपीस, बट इनको लगा कि यार 50 लाख रुपीस में तो ये धंधा चलने नहीं वाला, हमें क्या इशू करने पड़ेंगे पब्लिक में, शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो बोलो शेयर्स इशू करने पड़ेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, शेयर्स इशू करके इनको जरूरत थी कितने की, 1 CR की, कम से कम मिनिमम 1 CR ये धंधा चलाने के लिए, तो उन्होंने 50 लाख किससे लिए,
शेयर होल्डर से बाहर। दो तरीके होते हैं फाइनेंस इकट्ठा करने के, या तो मैं लोन ले लूं और या तो मैं शेयर्स इशू कर दूं। अब शेयर्स में भी दो तरीके हैं, प्रेफरेंस शेयर दूं या इक्विटी शेयर्स दूं, ठीक है। और लोन में भी दो तरीके हैं, लोन पूरा प्रॉपर लोन दूं या फिर मैं डिवेंचर्स के डिवेंचर जो मैंने बोला ना डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करूं, ठीक है। तो ये तरीके अलग अलग होते हैं कि बाहर से हमारे पास जब धंधा चलाने के लिए पैसा नहीं होता तो हम बाहर से पैसा लेते हैं, ठीक है। अब हमने बाहर से पैसा लिया, मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर हमें बनाए, हमने बोला कि चलो 50 लाख हम बाहर से और ले लेंगे, ठीक है। 50 लाख बाहर से और ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे 51 लाख इन्होंने अपने आप से लगा दिया, 51 लाख अपने आप से लगा दिया और इक्वली डिवाइड कर लिया 51 लाख को, यानी कि इसमें इनके पास कितने की शेयर होल्डिंग हो गई, 51% की शेयर होल्डिंग हो गई। अरे बोलो। और 49 उन्होंने बाहर से मंगा लिया, मान लो 49 अगर इन्होंने बाहर से मंगा लिया तो टोटल हो गए यहाँ पे 100 लाख। तो 100 लाख में मतलब कि 1 लाख इन्होंने शेयर्स इशू किए और @100 ईच, ठीक है। धंधा चल गया काफी अच्छा, बिल्कुल। और अब चक्कर क्या होता है दोनों दो चीजों में, देखो समझो, अभी मैं बहुत सारी चीजों में आपकी कॉस्ट एफएम में भी बड़ा चीज ये काम आएगा, कॉन्सेप्ट सीधा सोचना है। मैंने हमेशा बोला कि कॉन्सेप्ट को अगर सोचोगे तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। डिसीजन मेकिंग इसी से आती है। क्या होता है कि अगर मैंने धंधा चलाने के लिए बाहर से पैसा मंगवाया है, अगर बाहर से पैसा मंगवाया है तो वो पैसा जो मैं लगा रहा हूं इसमें, उस पैसे पर मेरे को रिटर्न क्या देनी पड़ेगी उनको। अगर मैं लोन से मंगाएंगे तो एक फिक्स परसेंटेज मेरे को रिटर्न देनी पड़ेगी उनको, यानी कि मैं बोलूं 10% पे मैंने लोन उठाया या 20% पे मैंने लोन उठाया ब्याज पर, तो मुझे 20% हर साल उनको देना पड़ेगा। यही है, चाहे मैं प्रॉफिट कितना भी कमाऊं 20% ही देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, चाहे मैं प्रॉफिट कम कमाऊं, चाहे प्रॉफिट ज्यादा कमाऊं, चाहे मेरे को प्रॉफिट हो, चाहे मेरे को प्रॉफिट ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो उनको तो मेरे को 20% देना ही देना है। लेकिन अगर मैंने उनको इक्विटी शेयर दे दिए तो मतलब अगर मेरा ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उनको डिविडेंड ज्यादा जाएगा या नहीं जाएगा? यस, डिविडेंड ज्यादा जाएगा। अगर मेरे को प्रॉफिट कम हुआ तो क्या उनको डिविडेंड कम जाएगा या नहीं जाएगा? यस। अगर मेरे को प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं हुआ तो क्या उनको जीरो प्रॉफिट जाएगा? यस। तो इसीलिए एज पर दी सिचुएशन मेरा बिजनेस की उस वक्त स्थिति क्या है, उस तरीके पर बेस करता है हमारा क्या कि हम फाइनेंस कैसे इकट्ठा करें। अगर हमारा बिजनेस बहुत धड़ल्ले से अच्छे से चलने वाला है, मस्त चलने वाला है बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं कि चलो यार फिक्स परसेंटेज 20% ले लेते हैं, 20% मार्केट से लोन उठा लेते हैं, उसको तो कभी भी रीपे कर देंगे जैसे ही हमारा धंधा चल पड़ेगा, ठीक है। और शेयर होल्डर को क्या हो गया, क्योंकि अब हम ज्यादा अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो शेयर होल्डर को हिस्सा देने का मतलब ये हिस्सा दे, शेयर होल्डिंग देना मतलब हिस्सा देना, तो उनको डिविडेंड देंगे हम। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि ये शेयर होल्डर का आपका प्रॉफिट अच्छे खासा चलने लग गया। अब ये क्या कर रहे हैं कि यार देख अब प्रॉफिट तो चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है, और चला भी अपन लोग रहे हैं, तो शेयर होल्डिंग मार्केट में क्यों देनी है, अपन लोग इतने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अपन लोग के पास अब फाइनेंस की कोई दिक्कत है नहीं। ए और बी मिलकर सोच रहे हैं, और ए और बी कहते हैं कि चलो ठीक है यार मार्केट से अब क्या करो कि इनके शेयर जो है वो परचेज करना चालू करो। अब मार्केट में वैल्यू चल रही है 100 रुपए की, तो उन्होंने खरीदी थी, मार्केट में वैल्यू चल रही है 250 रुपए, तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है 250 रुपए में तो कोई नहीं बेचेगा, मैं नॉर्मल रखे हुए हैं लोग, तो एक काम करो कि 300 रुपए में इनको दो और 300 रुपए में इनके क्या खरीद लो, शेयर्स खरीद लो। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 300 रुपए में इनके शेयर्स खरीद लो। तो कंपनी क्या करती है फिर, ये बायबैक करना चालू करती है। इनके पास ऑप्शन होता है बायबैक, इन्होंने ऑप्शन दिए बायबैक के, कंपनी ने बायबैक का ऑप्शन दिया @300 पर शेयर। समझ में आया या नहीं आया? अब बोलो, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ? चलो, तो अब इन्होंने क्या कहा कि कंपनी ने तो बायबैक कर लिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या करना है, कैपिटल गेन में सर इसका क्या सीन है, कैपिटल गेन में क्या मतलब है इस चीज का, कैपिटल गेन में बताओ क्या क्या चीज होगी। देखो कैपिटल गेन में क्या क्या चीजें होंगी, अब समझो। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, एग्जांपल आपने समझ लिया, इमेजिनेशन आपकी पूरी है। अब देखो क्या कहती है कंपनी, वेयर कंपनी इज परचेजिंग इट्स ओन शेयर, खुद के शेयर परचेज करती है अपने शेयर होल्डर से, तो उसको बोलते हैं बायबैक करना। वेयर कंपनी शेयर इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को लिस्ट करा रखा है तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, डिफरेंट होगी। अगर अनलिस्टेड कंपनी है, मैं सीधी सीधी क्या बोलता हूं, दो कैटेगरी है,
या तो कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, या तो कंपनी अनलिस्टेड है। लिस्टेड है तो डिफरेंट तरीका, अनलिस्टेड है तो डिफरेंट तरीका। लिस्टेड पहले डिस्कस करते हैं। सर लिस्टेड हुआ तो टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी क्या आएगी? नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। अगर लिस्टेड शेयर्स हैं उसको ट्रांसफर करती, उसको परचेज करती है कंपनी। अगर लिस्टेड शेयर है और अपने शेयर को ही परचेज कर लेती है तो कंपनी को तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। सर क्या टैक्सेबिलिटी इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर लगेगा? यस, शेयर होल्डर को लगेगा। इट शैल बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 46A। 46A के हिसाब से उसको टैक्स कर दिया जाएगा। इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर आएगा यहां पे, शेयर होल्डर, इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर को क्या लगेगा? देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना माना जाएगा? बताओ बताओ। शैल बी बायबैक प्राइस पेड बाय द कंपनी। बायबैक प्राइस पेड बाय द कंपनी कितना है हमारे केस में? 300 रुपए। 300 रुपए है ना? यस सर। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज कॉस्ट ऑफ द शेयर, कितने का शेयर परचेज किया था? सर 100 रुपए का हमने परचेज किया था हमारे केस में। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म निकल जाएगा। मान लो कोई एक शेयर होल्डर है, वो अपने हाथ में देख रहा है मेरे को कितना टैक्स लगेगा। उसके पास शेयर्स थे, 1 लाख के शेयर कंपनी ने इशू किए थे, बट उसके पास 10,000 शेयर्स थे। तो 10,000 इंटू 300, 10,000 इंटू 100 और 10,000 इंटू क्या आ जाएगा बोलो? 10,000 इंटू 200, यानी कि कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन निकलेगा। सर ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? डिपेंड करता है कि कब खरीदा है और कब बेचा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड शेयर्स को, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं तो 1 साल मैटर करता है हमारा। 1 साल मैटर करता है ना। 1 साल के बाद अगर बेचोगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 1 साल से पहले बेचोगे वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दिया जाएगा। यहां तक बात किसको समझ में नहीं आई है पहले बता दो। आ गई? लिस्टेड शेयर है तो कंपनी को कोई कैपिटल गेन आने वाला है क्या? अरे बोलो। नहीं, कंपनी को कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। अगर अनलिस्टेड शेयर है, सॉरी, और लेकिन कंपनी को नहीं आएगा तो शेयर होल्डर को आएगा। शेयर होल्डर को कितना आएगा? सर फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा जितना उसको मिला, क्योंकि उससे क्या गया? शेयर गया और पैसे मिले। शेयर गया और पैसे मिले ना, तो शेयर का बायबैक प्राइस ही आएगा। नॉर्मल है चीज। बायबैक प्राइस कितना उसे मिला फिर कंपनी से, तो उतना आ जाएगा, माइनस उसने कितने में खरीदा था। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? अनलिस्टेड शेयर की। सर अगर ना वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी है तो एक बात याद रखना, अनलिस्टेड कंपनी को बोला गया कि सर टैक्स तो आपके हाथ में ही लगेगा। टैक्स तो आपके हाथ में लगेगा। अगर कंपनी को टैक्स लग रहा है, क्या शेयर होल्डर को टैक्स लगेगा? नहीं सर, शेयर होल्डर को टैक्स नहीं लगेगा। लिस्टेड के चक्कर में क्या था? लिस्टेड में कंपनी को टैक्स लगता था, टैक्स नहीं लगता था, और किसको टैक्स लगता था? सर शेयर होल्डर को टैक्स लगता था। अनलिस्टेड में क्या था? अनलिस्टेड में सर बड़ी बेकार कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, बदतमीज कंपनी जिसको बोल सकते हो, तो इसी से टैक्स लो। याद रह जाएगा? कंपनी क्या है? बड़ी बदतमीज कंपनी है, और तो इसी से ही टैक्स लो। टैक्स लेने का मतलब क्या? टैक्सेबिलिटी आ जाएगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन 115 QA। कंपनी शैल पे एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स उसको देना पड़ेगा। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपने शेयर बाय करने पर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। कितना सर? 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% के हिसाब से, यानी कि जो इफेक्टिव रेट हो जाएगा, इफेक्टिव रेट हो जाएगा सर 23.296% ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। कितनी इनकम उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसका 23.296% उसको टैक्स जमा करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? यस सर, समझ में आ गई। सर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है बायबैक प्राइस कितना हुआ और इशू प्राइस क्या था हमारा। बायबैक प्राइस जल्दी से बताओ क्या था हमारा? बायबैक प्राइस 300 रुपए था, माइनस इशू प्राइस कितना था? 100 रुपए में हमने 100 रुपए उनसे लिए थे हमने। इशू प्राइस अगर मान लो, इशू प्राइस मान लो अगर 120 रुपए होता, मान लो 100 रुपए की तो पार वैल्यू है, हो सकता है हमने 120 में इशू किया हो उनको, हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम भी आ जाएगा, यानी कि फिर क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा नहीं पार वैल्यू यहां पे लेना है, कितने में इशू किया था, मतलब सिंपल चीज, मैंने कितनी इनकम उनको दी, जितना मैंने उनसे लिया था और जितना मैं उनको दे रहा हूं वापस, उसका डिफरेंस
यही होगा। तो डिफरेंस क्या है, बायबैक प्राइस 300 रुपए, मैंने 300 रुपए उनको दिए, जब लेते वक्त मैंने 100 रुपए लिए तो 200 रुपए आ गया। और इनटू में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर मान लो किसी के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, बताओ बताओ, टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी के कितने थे हमारे केस में, 49 लाख के हमने बाहर से लिए थे, तो 49 लाख मान लो उन्होंने पूरा का पूरा ले लिया, सारे के सारे शेयर होल्डर से बायबैक कर लिया, तो कितना हो गया, 100 रुपए का ईच था, 49,000 आ जाएंगे क्या, अरे बोलो सर, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। ये कंपनी की शेयर होल्डिंग कितनी थी, टोटल 100 लाख की, जिसमें से बाहर वालों के पास कितने थे, 49 लाख, और 49 लाख ईच कितना था, 49 लाख मतलब 1 लाख इंटू 100, यानी कि 100 लाख, इस 100 लाख में कितना 51,000 के शेयर्स किसके पास होंगे, 51,000 के शेयर्स तो ए बी के पास होंगे, डायरेक्टर लोग, ठीक है, और बाकी 49 उन्होंने वापस लिए ना, 49,000 उन्होंने वापस ले लिया, शेयर खरीद लिए, कितने में, 300 रुपए में, और इशू कितने में किए थे सर, 100 में, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम कितना है, जल्दी बताओ, 200 इंटू 49, 200 इंटू 49 हो गया ना, तो 98 लैक्स, यही रहेगा, यही है क्या, 98 लैक्स रहेगा, 98 लैक्स का 20%, फिर उस पर क्या कर देंगे हम, प्लस 12% का सरचार्ज, फिर प्लस कर देंगे 4%, ठीक है, या फिर 23 पॉइंट कितना था इफेक्टिव रेट, 23.296%, किसका सर, 98 लैक्स का, दोनों का सेम आने वाला है, देख लो एक बार कैलकुलेट करके। कुछ नहीं करोगे तुम लोग, है ना, चलो कोई नहीं। ये आ गया टोटल मिला के 22,83,008 %, इसका भी वही आ रहा है 22,83,008। दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी करके आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसका टैक्स निकाल के ये गवर्नमेंट, ये कंपनी को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी इनकम को, समझ में आ रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है, आप समझो क्या बोला उसने, बायबैक प्राइस करके इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और क्या शेयर होल्डर को कोई टैक्स लगेगा, नहीं सर, एग्जाम्प्ट हो जाएगा शेयर होल्डर एज पर सेक्शन। क्लियर आ गई है बात, समझ में या नहीं आई है, बोलो, चलो आगे बढ़े, नोट डाउन कर लिया है आपने, वो नोट डाउन कर लिया ये वाला कॉन्सेप्ट, कंपनी को तो ये वाला लगेगा टैक्स, लेकिन क्या शेयर होल्डर को लगेगा सर, शेयर होल्डर को कुछ नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। नोट डाउन कर लिया है, हटा दूं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना। चलो अब हम आ चुके हैं किसमें, सेक्शन नंबर 47 पे, जो कि बताता है हमारा कि
कि ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, यानी कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको 47 में बोल दिया गया कि वो ट्रांसफर ही नहीं है। अगर वो ट्रांसफर ही नहीं है तो क्या कैपिटल गेन आने वाला है? बोलो। नहीं सर। नहीं आएगा सर। अगर ये ट्रांजैक्शन होगी तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स एंड नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर, सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन। नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ गिफ्ट। अगर किसी को गिफ्ट कर दिया या विल के तौर पर उसको मिल गया, या किसी की डेथ हो गई और उसके सन को मिल गया इन इनहेरिटेंस में, तो इन दी हैंड्स ऑफ ओनर, ओनर को क्या हो जाएगा? इन दी हैंड्स ऑफ ओनर को कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट इफ गिफ्ट किया है, गिफ्ट गिवन ऑन और आफ्टर 1/10/2009 को गिफ्ट किया है, गिफ्ट किया है, गिफ्ट किया है, नॉट विल और नॉट इनहेरिटेंस। अगर गिफ्ट किया है देन टैक्स अंडर सेक्शन, टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेज शेल अराइज एज पर सेक्शन 56। याद आ रहा है कुछ गिफ्ट वाला चैप्टर में? गिफ्ट वाले चैप्टर में अदर सोर्स में टैक्स लगेगा 56 टू कौन सा था? 10। सर 56 टू 10 में किसको लगता है? बायर को, बायर को लगता है। ये हम किसकी बात कर रहे थे कैपिटल गेन की बात? ओनर को, जो सेलर है, जो मतलब देने वाला। समझ में आ रहा है? जिसको रेसिपिएंट ऑफ एसेट्स, इसको या तो ये लिख लो रेसिपिएंट ऑफ एसेट्स। ऑफ एसेट्स ठीक है। चलो अब अगर मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, समझो। चलो पहले शुरू के 6 पढ़ा देता हूं। पहले ट्रांसफर किया है कैपिटल एसेट्स ऑन पार्टीशन ऑफ HUF टू इट्स मेंबर, नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। क्या बोला? आ जाओ एक एक एग्जांपल करते हैं। सबसे पहला उसने बोला था कोई भी गिफ्ट किया, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने एक गिफ्ट किया है किसको? एक हाउस प्रॉपर्टी इसने खरीद रखी थी, गिफ्ट कर दिया इसने किसको? मिस्टर वाई, जो कि है इसका फ्रेंड। समझ में आ रहा है? वाई कौन है? फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। तो अब बताओ, मिस्टर एक्स ने गिफ्ट किया है वाई को, कौन से में? इसने परचेज किया था 2-3 में और गिफ्ट कर दिया इसने 5 और 6 में गिफ्ट कर दिया। समझना चीजें ढंग से, ठीक है? 5 और 6 में इसने इसको गिफ्ट कर दिया। सर कॉस्टिंग बता दो, तो कॉस्टिंग ये ले लो। यहाँ पे 2 लाख का उसने परचेज किया था, तो 203 में परचेज किया था, ठीक है। 5-6 में उसने गिफ्ट कर दिया इसको, मिस्टर वाई ओनर बन गया। अब जब मिस्टर वाई ओनर बन गया, क्या ये गिफ्ट ट्रांसफर है? बोलो, ट्रांसफर तो नहीं है। जब ट्रांसफर नहीं है तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं लगेगा सर, कैपिटल गेन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब मानो कि क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा कि सोचा नहीं था वैसा। क्या बात है? तालियां बजाने वाला है कोई? आ जाओ। इसने क्या किया, मिस्टर वाई ने 1920 में किसको बेच दिया ये घर? बोलो बोलो। मिस्टर जेड को बेच दिया। कितने का बेच दिया सर? 25 लाख रुपए का बेच। कितने का बेचा? बोलो। 25 लाख रुपए का बेच दिया। कोई दिक्कत आई इसको समझने में? 25 लाख रुपए का बेच दिया जब इसने। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई। अब
अब मिस्टर वाई के लिए क्या ये ट्रांसफर है या नहीं है? यस, ट्रांसफर है। इसने ना तो कोई गिफ्ट किया है, ना तो कोई विल पे दिया है, ना तो कोई इनहेरिटेंस किया है। ठीक है, मिस्टर वाई को क्या हुआ है? बोलो बोलो। मिस्टर वाई को ट्रांसफर लगेगा और ट्रांसफर लगने पर इसका कैपिटल गेन निकाला जाएगा। अब जब कैपिटल गेन हम इसका निकालेंगे, मिस्टर वाई का कैपिटल गेन निकालेंगे, तो क्या होगा सर? सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना आ जाएगा? बोलो बोलो। 25 लाख आ जाएगा क्या? ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? किसकी? मिस्टर वाई की जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? बोलो। मिस्टर वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? क्योंकि उसे तो गिफ्ट में मिला था, तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील कर दें? नहीं सर, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। अगले ने जो प्रॉपर्टी बेची है उस पर कॉस्टिंग तो लगी है, भले ही इसकी ना लगी हो, इसकी तो लगी है। बोलो। यस सर। सामने वाले को गिफ्ट मिली, मतलब क्या उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है? उस पर कोई पैसा ही नहीं लगाया गया? ऐसा कैसे? नहीं सर, पैसा तो लगाया गया। तो यानी कि याद रखना, कभी भी ऐसा हो जाता है कि गिफ्ट हो जाता है, विल पे दिया जाता है, या ट्रांसफर पे, या फिर इनहेरिटेंस में किसी को कोई चीज मिलती है, उस वक्त तो वो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि क्या गिफ्ट वगैरह दिया ना यार, कैपिटल गेन कैसे लग सकता है? नहीं लग सकता। तो जब सामने वाला बंदा जब अगले को बेचेगा, वो कैपिटल गेन तब आएगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, प्रीवियस ओनर की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी आ जाएगी? बोलो बोलो। प्रीवियस ओनर की। सही बात है या नहीं है? इसने जितना पैसा लगाया है। अरे बोलो। यस सर। अच्छा, प्रीवियस ओनर की आ जाएगी, तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, दो चीजें। प्रीवियस ओनर का क्या हो जाएगा? प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लिया जाएगा। और सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना लिया जाएगा? सर पीरियड ऑफ होल्डिंग 5-6 से काउंट किया जाएगा, 5-6 से लेके 19-20 से काउंट किया जाएगा, या फिर 2-3 से लेके 19-20 से काउंट हो जाएगा? सर अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम प्रीवियस ओनर की ले रहे हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर की ही ली जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से कहां तक आएगा? सर 02-03 टू 19 एंड 20। तो यानी कि ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन गया। तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो 2 लाख ये आ गया। अब 2 लाख का इंडेक्सेशन बताओ बेस ईयर में कितना आएगा? 2-3 का बोलो बोलो। 105 रुपए। ठीक है, पक्का पक्का सही बता रहे हो, मैं नहीं देख रहा हूं। और इसका तो है 289, यही है? यही है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 105, तो कितना आ जाता है सर? सर आ जाता है यहाँ पे 5,50,476 रुपए। ठीक है, इतना आ जाता है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 25 लाख माइनस 5,50,476 रुपए को अगर मैं माइनस करूं, 25 लाख माइनस 5,50,476 रुपए को माइनस करें, तो बनता है हमारा 19,50,524 रुपए। इसको क्या बोलेंगे हम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये किसका निकला है? मिस्टर वाई का निकला है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत इसको समझने में? हम डील क्या कर रहे हैं? गिफ्ट डील कर रहे हैं। ठीक है, अब गिफ्ट में एक और प्रोवाइजो उसने बताया था, एक और चीज उसने बताई थी कि अगर गिफ्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2009, यानी कि ऑन और आफ्टर 1/10/2009 के बाद का गिफ्ट किया गया है, तो सामने वाले को जिसको गिफ्ट किया गया है, ये पढ़ा था, उसको अदर सोर्स में टैक्स लग जाता है। अरे बोलो, अदर सोर्स में 56(2)(10) में टैक्स लगेगा। कब लगेगा? ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट, यानी जब वो ट्रांसफर हुई है, एसेट को जब हमने दिया है उसी दिन लग जाएगा उसको, उसी प्रीवियस ईयर में। तो यानी कि जो हमारा केस था, कौन सा केस है? दोबारा एक बार सुनो, वही वाला केस। कौन सा था हमारा केस? सेम। मान लो कि अगर इसके पहले गिफ्ट किया हो, ऊपर वाले केस में क्या है? उसको गिफ्ट किया था कब? गिफ्ट किया था कब? बोलो। 5-6 में गिफ्ट किया था। जब 5-6 में गिफ्ट किया था,
क्या मिस्टर एक्स को 56,210 लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा 56,210। समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया है हमको। अच्छा, अब एक और बात समझो, अब एक और बात समझो कि सर 56,210 तो हमें नहीं लगेगा, ये तो बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद इसने दिया, किसके बाद, मान लो कि 9 और 10 के बाद दिया, यानी कि मान लो 11-12 में उसने गिफ्ट किया था, 11-12 में क्या किया, गिफ्ट किया है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 11-12 में गिफ्ट किया है। सर कितने की प्रॉपर्टी थी? सर 2 लाख की इसने खरीदी थी, 2-3 में सेम केस है, 2 लाख की खरीदी थी, गिफ्ट कर दिया किसको, बोलो, मिस्टर वाई को। सर इसको लग जाएगा 56,210। अब 56,210 लगते ही क्या होता था, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, किसी को याद आ रहा हो तो। 56,210 इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट की जाती है किसी भी बंदे को और 50,000 से ऊपर की उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है सर? उस वक्त जिस वक्त ट्रांसफर किया उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी, मान लो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 5 लाख रुपए। कितने की थी? 5 लाख रुपए की उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से वैल्यू यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50,000 से अगर ज्यादा है तो हमारा 56,210 लग जाता था या नहीं लग जाता था? याद आ रहा है कुछ? अरे याद आ रहा है कुछ? अरे याद नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो आप? मुझे पहले से शक नहीं, पूरा यकीन था तुम लोगों पे, ऐसा ही कुछ करोगे। तुम कहोगे कि सर मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ था भी या नहीं था। 50,000 से ज्यादा है तो किसको टैक्स लगेगा? सर वाई को टैक्स लग जाएगा। कितना? सर पूरा का पूरा एसडीवी को ही क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं, पूरा एसडीवी को ही टैक्स कर दिया जाएगा, पूरे के पूरे एसडीवी को ही टैक्स कर दिया जाएगा। एसडीवी कितना था हमारा, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो बोलो। एसडीवी कितना है? 5 लाख। 5 लाख किसके अंडर, किसको टैक्स कर दिया जाएगा? 11 और 12 में टैक्स कर दिया जाएगा। क्या कैपिटल गेन के हेड में टैक्स होगा? नहीं सर, ये गिफ्ट है, गिफ्ट है तो ट्रांसफर तो होगा नहीं। जब ट्रांसफर नहीं होगा क्या मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन लगने वाला है? अरे बोलो, नहीं सर, मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन तो लगेगा नहीं, लेकिन सामने वाले को क्या लग जाए, क्योंकि ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 1/10/2009 के बाद है। तो गिफ्ट अगर सामने वाले को, अगर मिस्टर वाई को मिला है तो 50,000 से ज्यादा अगर उसकी एसडीवी है, यस 50,000 से ज्यादा 5 लाख है, तो पूरी की पूरी एसडीवी जो है उसका क्या मान लिया जाएगा, उसको अदर सोर्स में टैक्स कर दिया जाएगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मिस्टर एक्स को टैक्स लग जाएगा, मिस्टर वाई को टैक्स लग जाएगा। अब समझो दूसरी बात, अब जब मिस्टर वाई ने टैक्स दे दिया 5 लाख रुपए पर, अगर वो उसको आगे बेचता है मिस्टर जेड को, मान लो मिस्टर जेड को बेचता है, बोलो, अब मिस्टर जेड को बेच देता, सर कितने में बेच देता? 25 लाख रुपए का बेच देता है, तो क्या ये ट्रांसफर है? यस, ट्रांसफर तो माना जाएगा। जब ट्रांसफर माना जाएगा, सर कौन से ईयर में बेचा? 1920 में बेचा, ठीक है। ट्रांसफर अगर माना गया तो ट्रांसफर किसको लगेगा? कैपिटल गेन। सर मिस्टर वाई को कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि उसने ट्रांसफर किया है, कैपिटल गेन लगेगा। अब कैपिटल गेन में सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या रहेगा? बोलो बोलो सर। 25 लाख रहेगा, 25 लाख रहेगा। अब 25 लाख के बाद सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें घटाई जाएगी। सर अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लगेगी, जल्दी बताओ? क्या प्रीवियस ओनर की लगने वाली है या फिर 5 लाख रुपए लेंगे क्योंकि इसने 5 लाख रुपए पर टैक्स दे दिया है? बताओ। 5 लाख लेंगे ना, समझ में आ रहा है? 5 लाख लेंगे, क्यों? क्योंकि उसने बीच में टैक्स तो दे ही दिया है 5 लाख पे। अब तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या मानी गई थी? 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 5 लाख रुपीज। अब जब 5 लाख रुपीज आ गया तो बेस ईयर क्या लेंगे, कौन सा लेंगे, जल्दी बताओ? बेस ईयर 11-12 लेंगे या नहीं लेंगे?
11 sir. 12 लेंगे ना बेस ईयर तो अब। यस सर, बेस ईयर 11 12 लेंगे। बेस ईयर लेंगे हम 11 12 का। बताओ जल्दी जल्दी 11 12 का क्या था? 11 12 लिया जाएगा बेस ईयर, और यहाँ पर 19 एंड 20 लिया जाएगा बेस ईयर। जल्दी बताओ क्या था 11 12 का? है तुम्हारे पास या मैं देखूं? 289 तो ये हो गया। सर 184। तो 84, ठीक है। 184 अगर हो गया तो कितना आएगा? 289 डिवाइडेड बाय 184। मैंने देखा नहीं है आपका, मैं सही मान रहा हूँ। 326, ठीक है। तो 25 लाख माइनस 76 5326। क्या सही चीज चल रहे हैं बिल्कुल सही से, जेन्युइन तरीके से? समझ में आ रहा है ना ये सब चीज? तो इसको क्या बोल देंगे हम सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि भाई पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से कहाँ तक है? 15-16 से लेकर कहाँ तक है बोलो? 19 एंड 20। ये क्या है सर? क्या बेच रहे हैं सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सर 3 ईयर देखा जाएगा, ठीक है। मान लो 1 अप्रैल को ही हमने खरीदी थी, यहाँ पे 1 अप्रैल को ही गिफ्ट किया था, और 31 मार्च 2020 को बेचा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? गिफ्ट कब किया था? 1 अप्रैल 2015, फर्स्ट डे और 1 अप्रैल 2015 को हमने गिफ्ट। तो कितने साल हो गए यहाँ पे? क्या 3 साल से ज़्यादा है? यस सर 3 साल से ज़्यादा है। तो ये क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बन गया हमारा? यस सर। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। क्या यहाँ पर बात क्लियरली समझ में आ जाती है? यस सर समझ में आ जाती है। अच्छा, अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर गिफ्ट की जगह अगर विल होता तो क्या 56 लगता? बोलो। याद है वहां पे 56 विल पे रिलेटिव को दिया, विल इनहेरिटेंस में मिला या चैरिटेबल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन से मिला, तो उन पर 56 नहीं लगा करता था। याद आ रहा है कुछ? यस सर आ जाता है याद। अच्छा, मैं मान लो अगर इसको बोलता हूं कि मिस्टर वाई जो था, मिस्टर वाई इस केस में वो रिलेटिव था मिस्टर एक्स का, है रिलेटिव यानी कि सन है मान लो। तो सन है तो मतलब रिलेटिव हुआ, तो क्या 56 लगेगा इस केस में? नहीं 56 नहीं लगेगा। मतलब 56 का इसको यहाँ पर अदर सोर्स में कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर इसको अदर सोर्स में कोई भी टैक्स नहीं देना है, समझो, तो फिर यहां पर जब ये बेचेगा इसको, नेक्स्ट टाइम अगर ये बेचेगा तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? क्या प्रीवियस ओनर की लेंगे? अब नहीं लेंगे। यस प्रीवियस ओनर की ले लेंगे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर से आ जाएगा। समझ में आ जाए? क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 56 अगर बीच में आया तो वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। अगर 56 नहीं आया तो फिर प्रीवियस ओनर से स्टार्ट होगी। बात तो बिल्कुल सही है ना? देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने बोला यहाँ पे 2 लाख से स्टार्ट हुआ, मैंने 25 लाख में बेच दिया। समझो, ऐसी रफ में समझ रहे हैं हम, ऐसा कुछ हम टेक्निकली नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 56 में 5 लाख पर टैक्स दे दिया जाता है। 5 लाख तक पे टैक्स, इनकम पर टैक्स दे दिया जाता है। क्या मतलब क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक इनकम पर तो टैक्स चला गया। तो अब जब ये 56 हो जाता है बीच में, इस पर टैक्स लगता है, तो यहां से लेके इस पोर्शन पे तो टैक्स दे दिया। अब बाकी किस पोर्शन पे टैक्स देना है हमें? सर इस पोर्शन पे। अगर मान लो 56 होता ही नहीं तो यहां से लेके यहां तक पे भी टैक्स नहीं जाता, तो पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का टैक्स देना पड़ेगा। बात आ रही है यहाँ पे समझ में क्लियरली या नहीं आ रही? चलो, ये आगे के कई कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए तुम्हारे, ठीक है। जो मैंने आगे का एग्जांपल ले रखा है वो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब मान लो कि कोई एक एक एचयूएफ है, ये तो समझ में आ गया सर पहला वाला। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि कोई एचयूएफ है। एचयूएफ मतलब मान लो यहाँ पर वो
नोट डाउन हो गया नहीं सारा, या फिर मैं दिखाऊं तुम्हें? हो गया ना नोट डाउन? बड़े फास्ट हो यार तुम लोग, बड़ी जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेते हो, या फिर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ? एच यू एफ है। एच यू एफ कौन सा है? एक मिस्टर मुकेश एंड सन्स, एक एच यू एफ है। उसने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपना क्या मेंबर को, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एसेट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एसेट्स अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या उसको टैक्स लगेगा? क्या कैपिटल गेन लगेगा? एक एच यू एफ है, एच यू एफ ने अपने मेंबर को पार्टनर बोल सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे मेंबर लिख देता हूँ। मेंबर को क्या किया? मिस्टर एक्स है, इसको एक हाउस प्रॉपर्टी मिल गई, एक लैंड मिल गई मान लो। इसमें क्या मिल गई? एक इसके पास लैंड थी, इसने लैंड खरीदी थी, एक लैंड खरीदा था इसने, और लैंड खरीदा था, और लैंड मान लो 10 लाख का खरीदा था, और मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए का लैंड मिल गया पार्टीशन में, मिल गया सर। 202 और 03 को खरीदा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ आ गया सर? कब हुआ इसका पार्टीशन हो गया सर? 15 और 16 में पार्टीशन हो गया, मान लो 15-16 में पार्टीशन हो गया, और इसको मिल गया कितना? 2 लाख रुपए का लैंड मिल गया। अब पार्टीशन हुआ एचयूएफ का, क्या ट्रांसफर है? नहीं, ट्रांसफर तो नहीं है, तो क्या कैपिटल गेन लगने वाला है? नहीं सर, कैपिटल गेन तो नहीं लगने वाला है एचयूएफ को, ठीक है। क्या इसको कोई टैक्स देना है? नहीं सर, इस पर 56(2)(10) वाली ऐसी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। अब ये एक बात समझो कि ये अगर ये जो मिस्टर एक्स है, इसको 2 लाख रुपए की लैंड मिली और इसने आगे बेच दी किसको? मिस्टर जेड को इसने बेच दिया। अब मिस्टर जेड को अगर इसने बेच दिया, कितने रुपए का बेचा सर? 25 लाख रुपए का बेच दिया। 25 लाख रुपए का बेच दिया। कब बेचा सर? 19 और 20 में बेचा। तो बताओ फुल क्या ये ट्रांसफर है? यस, ट्रांसफर है। क्या कैपिटल गेन लगेगा? किसको लगेगा सर? मिस्टर एक्स को लगेगा। मिस्टर एक्स को लगेगा ना कैपिटल गेन, क्योंकि इसने ट्रांसफर किया है। अच्छा, तो इसने ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो गया बोलो जल्दी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 25 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस वाले बंदे की लेंगे या फिर एचयूएफ की लेंगे? ठीक है, एचयूएफ प्रीवियस ओनर की लेंगे, यानी एचयूएफ था उसका प्रीवियस ओनर, तो यानी एचयूएफ की लेंगे। कितना? 2 लाख रुपीज में खरीदा था, 2 लाख रुपीज में खरीदा था। बेस ईयर आ जाएगा 0, वो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहाँ से स्टार्ट होगी? वहीं से 02 और 03, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 19 और 20, और फिर इसकी इसी हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। क्लियर है बात? समझ में? कोई इसमें डाउट वाली बात तो नहीं है ना? आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया आपको, कैसे कैसे क्या करना है? ठीक है, अब मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊंगा, तुम्हें बताता जाऊंगा कब कब क्या क्या चीजें होती जाएगी। देखो क्या बोल रहा है वो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी कंपनी। कोई एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने एक और कंपनी खोली जिसका नाम रखा बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के 100% शेयर किसके पास है? ए लिमिटेड के पास। अब ये हो गई 100% होल्डिंग कंपनी, और ये हो गई 100% सब्सिडरी कंपनी, यही है दोनों को। अगर ए ने कुछ ट्रांसफर किया बी को तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सर बी ने भी अगर ट्रांसफर किया ए को तो भी कैपिटल नहीं आएगा, तो ये कैपिटल गेन नहीं आएगा। यानी कि बोला क्या गया, 100% होल्डिंग कंपनी अगर कुछ सेंड करती है अपने 100% सब्सिडरी कंपनी को, या फिर सब्सिडरी 100% सब्सिडरी कंपनी किसको सेंड कर रही है? अपने होल्डिंग कंपनी को, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? बीच में क्या लिखा गया? और बाय सच सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी, प्रोवाइडेड क्या बोला गया? जिसको ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि रिसीविंग एसेट्स, जो रिसीव कर रहा है एसेट, प्रोवाइडेड कंपनी रिसीविंग दी एसेट। मान लो कि इसने इसको ट्रांसफर किया बी लिमिटेड को, तो बी लिमिटेड शुड बी एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी को ट्रांसफर करो भाई एसेट, ऐसा नहीं है फॉरेन कंपनी को ट्रांसफर कर दोगे और हम कहेंगे कि ना 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 यहाँ पर टैक्स नहीं बचेगा, ना, ऐसा नहीं।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ये एक तरीके का प्रमोशन है क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। चलो ठीक है, ए लिमिटेड ने एक और नई कंपनी खोली है बी लिमिटेड, जो उसी ने ही खोली है, अब उस कंपनी में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, और उस कंपनी के माध्यम से वो क्या करेगा, तो अपना बिजनेस चलाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप ट्रांसफर कर दो, हम उसको कैपिटल वो क्या नहीं मानेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? और ऐसा करके कर भी क्या लोगे तुम, पकड़ लोगे क्या? मान लो ए लिमिटेड बंदा है, अपने पास कुछ उसने एसेट रख रखा है, वो और दूसरी कंपनी खोलता है, वो अपने एसेट को तो ट्रांसफर कर ही देगा वहां पे, तुम वैसे भी नहीं पकड़ सकते उसको। अरे बोलो, पकड़ लोगे क्या? नहीं सर। ठीक है, तो वो उस प्रोमाइसिस को तुम पकड़ ही नहीं सकते। तो यही चीज क्या वो बोलता है कि चलो ठीक है बी लिमिटेड तो इसमें पकड़ तो सकते नहीं हम, तो हमने क्या कर दिया, तुम्हें क्या दे दिया, हमें बेनिफिट दे दिया। चलो हमने तुम्हें बेनिफिट दिया, समझ रहा डिपार्टमेंट क्या कहता है, हमने तुम्हें बेनिफिट दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। चलो ठीक है, लेकिन अगर बी लिमिटेड अगर कोई फॉरेन कंपनी है, यानी कि कोई एक फॉरेन में तुमने कंपनी खोल दी, बी लिमिटेड कंपनी कहाँ खोली, यूएसए में खोल दी अपने, तो ये क्या होगी, एक फॉरेन कंपनी होगी, और इसको अगर आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, दिस इज नॉट एन इंडियन कंपनी नहीं है, बट इट इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी है तो क्या चीज हो जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस, इसको ट्रांसफर मानेंगे और फिर कैपिटल गेन आ जाएगा। बात आ गई यहाँ पे क्लियरली समझ में या नहीं आई? यस सर, आ गई। यस सर। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय डीमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। डीमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है, बताया था ना, एक है ए बी सी लिमिटेड, इसमें से एक सेगमेंट, ये दो तरीके के बिजनेस एबीसी लिमिटेड करती है, ठीक है, एक तो ज्वेलरी का भी बिजनेस करती है, और एक यहाँ पर ये मान लो कंप्यूटर्स का भी बिजनेस करती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का भी बिजनेस करती है ये कंपनी। तो उसने क्या बोला कि मैं डीमर्ज कर देते हैं, कौन सा सेगमेंट, हमारा ज्वेलरी सेक्शन जो है वो यहाँ पे डीमर्ज करके हम यहाँ पे लगा देते हैं जेबीसी कंपनी, इसको बोल देते हैं जेबीसी कंपनी। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसी शेयर होल्डर के पास, इनके शेयर होल्डर के, तो ये क्या हो गई, डीमर्ज्ड कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी, और इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टिंग कंपनी। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है, जब ये सेगमेंट अलग कर दिया तो इसके एसेट्स को कुछ ट्रांसफर किया जाएगा नहीं किया जाएगा? तो बोलो, ये अपने एसेट्स को ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा इसको? यस करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, और ये इनके शेयर होल्डर को, जो यहाँ पे शेयर होल्डर थे, इनके शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करेगा। अब मतलब पूरी ही सेगमेंट अलग कर दी इन्होंने, कंपनी अलग कर दी उसकी। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं डीमर्ज होगा। तो यानी कि डीमर्ज कंपनी अगर कुछ रिजल्टिंग कंपनी को एसेट को ट्रांसफर कर रही है तो उसको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड क्या चीज है, जल्दी जल्दी बताओ, प्रोवाइडेड रिजल्टिंग कंपनी जो है एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, जिसको एसेट ट्रांसफर हो रही है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सेम केस, ट्रांसफर अगर कर रहा है कौन, अमेलगमेटिंग कंपनी टू दी अमेलगमेटेड कंपनी, अमेलगमेटिंग कंपनी और अमेलगमेटेड कंपनी क्या होती है बताओ? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दो अलग अलग थे, दोनों ने अमेलगमेट कर लिया अपने आप को, ए बी लिमिटेड बन गए। समझ में आ गया? दोनों ने अपना बिजनेस को मर्ज कर लिया, ए बी लिमिटेड बन गए। अब जब ए बी लिमिटेड, ये भी सॉफ्टवेयर में डील करते थे, ये भी सॉफ्टवेयर में डील करते थे, दोनों ने कहा कि भाई इतना बड़ा मार्केट आपके पास भी है, इतना बड़ा मार्केट मेरे पास भी है, लेट्स डू बिजनेस टुगेदर। ठीक है, ताकि अदर कॉम्पिटिटर्स के हम बैंड बजा सकें। यही होता है मार्केट में, और क्या होता है? ठीक है, तो उन्होंने बोला हम अमेलगमेट करते हैं अपने आप अपने दोनों बिजनेस को। तो इन दोनों ने क्या किया कि अमेलगमेट कर लिया, अमेलगमेट करके ए बी लिमिटेड बन गया। तो दिस इज अमेलगमेटेड कंपनी, एंड दीज आर क्या है, अमेलगमेटिंग कंपनी। ठीक है, ऐसा भी होता है। और या फिर ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, इसने अपने आप को ही ऑब्जॉर्व कर लिया, इसने बोला कि बी लिमिटेड को भी मैंने खरीद लिया, अमेलगमेट कर लिया अपने साथ, और ए लिमिटेड ही रखा नाम। होता नहीं होता? हाँ होता है। मान लो अगर हल्दीराम किसी एक बिजनेस को खरीदता है
तो क्या हल्दीराम अपने अपने नाम से क्या दूसरा नाम बना लेगा? नहीं, क्योंकि मार्केट में किसकी पहचान ज्यादा है? हल्दीराम की। तो हल्दीराम तो कहेगा मैं तो हल्दीराम ही रहूंगा भैया। तो नाम से क्या मतलब होता है? दूसरे का बिजनेस तो खरीद लिया तुमने, अमेलगमेट कर लिया अपने साथ। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया? अमेलगमेटिंग कंपनी, ये अमेलगमेटेड कंपनी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो अमेलगमेटिंग कंपनीज थी, ये अगर एसेट ट्रांसफर करती हैं अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करती है, नो कैपिटल गेन शैल अराइज। फिर क्या हो जाएगा कि जिसको भी ट्रांसफर किया जा रहा है, जो अमेलगमेटेड कंपनी नहीं बन रही है, इट इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, पांचवा क्या बोला? रिसीविंग द शेयर्स ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी बाय शेयर होल्डर इन ल्यू ऑफ शेयर इन अमेलगमेटिंग कंपनी, नो कैपिटल गेन शैल अराइज एट दैट टाइम। क्या बोला? जल्दी जल्दी बताओ, कुछ समझ में आया? क्या बोल दिया, समझ में ही नहीं आया। ए लिमिटेड था, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दोनों के दोनों क्या हो गए? अमेलगमेट हो गए। अमेलगमेट होने के बाद बने क्या? ए बी लिमिटेड। यही है। अब ए बी लिमिटेड क्या शेयर इशू करेगा या नहीं करेगा? यस। इसके जो शेयर होल्डर थे और इसके जो शेयर होल्डर थे, इन शेयर होल्डर्स को ए बी लिमिटेड शेयर्स देगा या नहीं देगा नई कंपनी में? तो बोलो। यस सर। और उनके कौन से शेयर खा जाएगा? मतलब कौन से शेयर चले जाएंगे इनके? जो इनके पास ओल्ड शेयर थे, यानी कि इनको क्या गए? ओल्ड शेयर्स गए। क्या मिले इनको? न्यू शेयर्स मिले। किसके मिले सर? ए बी लिमिटेड के शेयर्स मिले इनको। तो बोलो। यस सर। इसके भी ऐसी ओल्ड शेयर चले गए और न्यू शेयर इनको मिले। कौन से? ए बी लिमिटेड के शेयर्स मिले इनको। तो क्या ये ओल्ड शेयर गए, न्यू शेयर आए, क्या ये ट्रांसफर है? बोलो, क्या ये ट्रांसफर है? नहीं सर, कोई ट्रांसफर नहीं है। एज पर सेक्शन 47 कहता है कि अगर किन्हीं शेयर होल्डर को ऐसा मिलता है शेयर्स, तो उनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अब बताओ, अब यहाँ पे एक और बात सोचो। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हें एक और बात सोचने पे मजबूर थोड़ा सा करता हूँ। इन शेयर्स को उसने खरीदा था, बताओ 2 लाख रुपए में। कोई एक शेयर होल्डर था, उसने 2 लाख रुपए में खरीदा था। मिस्टर ए 2 लाख रुपए का शेयर होल्डर, शेयर उसके 2 लाख रुपए के शेयर गए और इसको 2 लाख के बदले, जैसे मान लो 2 लाख के शेयर्स थे यहाँ पे, कितने? 2000 इंटू 100 ईच। ठीक है, इसके बदले यहाँ पर इसने रखे हुए हैं कितने? ए बी लिमिटेड के जो शेयर था, इन्होंने रखा है 200 ईच। बोलो, इन्होंने रखा है 200 ईच का पार वैल्यू। तो इनको कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 1000 शेयर्स दिए गए, 1000 शेयर्स मिले। ठीक है, अब ये ट्रांसफर तो नहीं होने वाला। बिल्कुल सही है बात, बोलो। ट्रांसफर तो नहीं होने वाला। ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन तो लगेगा नहीं शेयर होल्डर को। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने ये शेयर बेच दिया, ये शेयर सेल कर दिए तो क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना आ जाएगा? कितने में सेल किए सर? 300 रुपए में सेल कर दिया उसने, तो 1000 इंटू 300 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? बोलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? क्या 200 आएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर ओल्ड शेयर जो खरीदे थे उसकी वैल्यू आ जाएगी? ओल्ड शेयर, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है यहाँ पर कुछ और भी प्राइस हो। ये तो मैंने तुम्हें बस ऐसे ही बता दिया कि 1000 शेयर होंगे, 200 के हिसाब से मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी उन शेयर्स की? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए थी ना? 2 लाख रुपए में शेयर्स खरीदे थे। और कब खरीदे थे वो? फिर अगर उसके हिसाब से अगर वो कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म निकला तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ तो गया है। चलो अब जल्दी निपटा डालेंगे इसको। देखो क्या बोला उसने, वही बोला, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी। यही है, अगर अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर को अगर सेल करते हैं तो कैपिटल गेन अराइज होगा, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द कॉस्ट इन विच द शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी वाज परचेज। यही बताया था अभी। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से आ जाएगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग
कौन सा भी इंक्लूड हो जाएगा? नए कंपनी के शेयर जब से किए हैं और ओल्ड कंपनी के शेयर कब से होल्ड किए थे वो वाला भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो वाला होल्डिंग भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, इन अबव 6 केसेस कैपिटल गेन शैल बी, जो ऊपर के 6 केसेस थे, कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स। जो एसेट्स मिला है, जो एसेट्स मिला है उस एसेट्स को जब ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन आएगा। समझ में आ रहा है? तो बोलो, यही तो है ना? यस सर। तब कैपिटल गेन एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ न्यू ओनर हु हैज सोल्ड सच एसेट्स, उन एसेट्स को जिसने सोल्ड किया होगा। इशू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ डीमर्जर, डीमर्जर होता है और रिजल्टिंग कंपनी क्या कर रही है? शेयर को इशू कर रही है अपने किसके, कौन से शेयर होल्डर को? जो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको इशू किया। तो क्या कोई कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई उस कंपनी से क्या आया? उस कंपनी से एसेट आए, उस कंपनी से एसेट आए और मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए क्या? शेयर्स, इनको इशू कर दिया। क्या कोई कैपिटल गेन लगने वाला है मेरे को? नहीं, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसको भी इसने बोला रिजल्टिंग कंपनी को भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। पता है ना क्या बोला उसने? बोला कि भाई डीमर्ज कंपनी थी, डीमर्ज जो कि एक रिजल्टिंग कंपनी आई। अब रिजल्टिंग कंपनी क्या करेगी? डीमर्ज कंपनी ने इसको क्या दिया? रिजल्टिंग कंपनी किस तरह से सोचेंगे कि मेरे को मिला क्या? एसेट मिला, मैंने इशू क्या किए? शेयर इशू किए। तो यानी कि शेयर इशू करने के बदले में मेरे को एसेट मिला, तो क्या मेरे को कोई कैपिटल गेन आएगा? सेक्शन कहता है कि नहीं, आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स, बॉन्ड और डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू दी शेयर। देखो बॉन्ड और डिवेंचर्स जो थे वो फिक्स परसेंटेज ऑफ शेयर इंटरेस्ट लेते थे पहले हमसे। अरे बोलो, फिक्स परसेंटेज। अब मैंने उनको कन्वर्ट करके क्या बोला? चलो तुम हो गए हमारे शेयर होल्डर। बैलेंस शीट में कैसे दिखाते थे हम? बोलो बोलो, बैलेंस शीट में कैसे अपनी होती थी? अकाउंटिंग भी ढंग से किया करो। ठीक है, यहाँ पे क्या होते थे? यहाँ पे पड़े रहते थे हमारे लाइबिलिटी साइड में 10% डिबेंचर्स। ठीक है, यही थे। मान लो 5 लाख रुपए के पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे शेयर कैपिटल करके होता था हमारा, कुछ याद आ रहा हो तुम्हें कुछ? तो अभी भी शेयर कैपिटल करके होता है हमारा। ठीक है, शेयर कैपिटल मान लो 50 लाख रुपए की है। मैंने क्या कहा? चलो तुम भी हमारे क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। तुम्हें कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ से ये हटेगा और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 55 लाख रुपए। यही होगा, शेयर कैपिटल हमारे बढ़ गए 55 लाख रुपए। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा? इनको अगर ऐसा कर दिया तो क्या उस कन्वर्जन को हम कैपिटल मतलब ट्रांसफर मानेंगे क्या? नहीं, नो कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इफ शेयर्स आर सोल्ड। लेकिन अगर ये जो शेयर्स इसको मिले 5 लाख रुपए के, इन शेयर्स को अगर आगे सेल कर दिया, इन 5 लाख के शेयर्स को आगे सेल कर दिया 10 लाख रुपए में, किनने? मान लो एक ही शेयर होल्ड, ये एक ही बंदा था, मिस्टर वाई था, और मिस्टर वाई का 5 लाख के शेयर्स उसने बेच दिए 10 लाख में। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगी? जो इसकी कॉस्टिंग थी, बोलो वही आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो, जो डिवेंचर होल्डर की कॉस्टिंग थी, डिवेंचर्स की कॉस्टिंग थी। अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से आएगा? कोई प्रीवियस ओनर बॉन्ड और डिवेंचर जब से परचेज किए होंगे यही आएगा। यस, तो परचेज कॉस्ट कौन सी आ जाएगी? बॉन्ड और डिवेंचर की। पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा कहां से? डेट ऑफ परचेज ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर टू द डेट ऑफ सेल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, पहले किसकी बात कर रहे थे? डिवेंचर्स होल्डर की बात कर रहे थे। क्या प्रेफरेंस शेयर का भी एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रहता है? बोलो, क्या फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रहता है या नहीं रहता है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर, ऐसी तो थे। तो इन लोगों को भी क्या बोला कि तेरे को क्या करते हैं हम? तेरे को भी हम शेयर्स दे देते हैं, इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। तो यहाँ पे वही लोग आ जाएंगे। अब इसकी जगह मैं एग्जांपल क्या ले लेता हूँ? सेम वही की जगह एग्जांपल आ जाएगा क्या? प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब समझो उनको भी क्या इक्विटी शेयर, ये नया आया था, ये फाइनेंस एक्ट 18 या 17 में आया है, पहले नहीं था ये, पहले ट्रांसफर माना जाता था इसको। ठीक है, तो इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्ट कर दिया तो उसको भी कोई ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नो कैपिटल गेन शैल अराइज एनी ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर ऑन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू द इक्विटी शेयर। अब जब प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे, ये तो हो गया कंपनी की तरफ से कि कंपनी ने क्या किए? अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हटा दिया और इक्विटी शेयर्स उनको इशू कर दिए। तो क्या उनको कोई कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है,
लेकिन अगर कन्वर्जन तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर की बात अगर हम कर रहे हैं तो शेयर होल्डर का भी तो क्या मिला, प्रेफरेंस शेयर्स उससे गए, इक्विटी शेयर्स उसको मिले। तो यानी कि ऐसा कुछ करने पे कोई ट्रांसफर माना जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नो कैपिटल गेन शैल अराइज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एज वेल। ठीक है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज का आगे एक कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको छोड़ो अभी। रिडम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर इशूड बाय आरबीआई ने इशू कर रखे हैं तो क्या उसके ट्रांसफर पर कोई भी कैपिटल गेन लगेगा? नहीं सर, उसके ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। रिडम्पशन क्या बोला? रिडम्पशन। लेकिन रिडम्पशन से पहले अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेच दिया, क्या कैपिटल गेन लगेगा? यस सर, लगेगा। रिडम्पशन मतलब समझ रहे हो ना, मैच्योरिटी पीरियड। अगर आरबीआई ने कुछ इशू किया है और आरबीआई से ही आपने क्या लिया, पैसे ले लिए, ठीक है, बाद में रिडम्पशन के वक्त तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको आपने, मान लो 3 ईयर का पीरियड था, आपने दूसरे साल में ही किसी को बेच दिया वो बॉन्ड को, तो आपको कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया है हमारे। ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो अभी हमने एग्जांपल पढ़े हैं ना, अभी जो हमने एग्जांपल पढ़े हैं अदर सोर्स के, इसके 56 to 10 के, ये वही वाले एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये है सेक्शन 49(1). एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सब कुछ आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पूरा सेक्शन मैंने निपटा दिया। ये वाला देखो, इफ अ पर्सन हैज ट्रांसफर्ड द एसेट रिसीव्ड थ्रू ट्रांजैक्शन 47 के ट्रांजैक्शन की वजह से वो ट्रांसफर नहीं मानी गई। अगर वो ट्रांसफर नहीं माना गया तो उसको क्या मान लेते हैं, जल्दी बताओ? तो कैपिटल गेन नहीं आता है। तो कैपिटल गेन नहीं आता है तो जब उस एसेट को सामने वाला बंदा क्या करेगा, बेच देगा। अगर एसेट को सामने वाला बंदा बेच देगा तो भैया कैपिटल गेन शैल अराइज इन फ्यूचर ट्रांसफर। फर्दर अगर ट्रांसफर करेंगे तो, ठीक है, फ्यूचर में अगर उसको ट्रांसफर करोगे तो फर्दर ट्रांसफर करोगे तो उसको कैपिटल गेन आएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के क्या लेंगे, प्रीवियस ओनर शैल बी टेकन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट भी कुछ किया रहेगा किसने, प्रीवियस ओनर ने, तो उसका भी प्रीवियस ओनर का भी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? बोलो, लिया जाएगा सर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रीवियस ओनर एज वेल एज न्यू ओनर। जो न्यू ओनर और प्रीवियस ओनर दोनों के दोनों मिलकर खर्चा करेंगे वो भी आएगा। जैसे मैं अगर बात बताऊं आपको, हमारे केस में क्या था, मिस्टर एक्स ने 2 लाख की हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी। कब खरीदी सर? 2 और 3 में खरीदी थी। अब मान लो 3 और 4 को क्या करता है वो, 3-4 में उस पर इंप्रूवमेंट पे कुछ खर्चा करता है। तो क्या ये वाला इंप्रूवमेंट भी हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? यस, बेचते वक्त मिस्टर एक्स, यही था ना तुम्हारा, यस सर, को गिफ्ट किया था, और मान लो गिफ्ट किया 5 और 6 में। अब 5 और 6 के बाद मिस्टर वाई ने उस पर कोई खर्चा किया 7-8 में, 7 और 8 में कोई खर्चा किया है, ठीक है, 5 लाख रुपए का। और अब जाके इसने 19 और 20 में बेच दिया, 19 और 20 में बेच दिया। तो अब क्या होगा, जितने में बेचा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 25 लाख रुपए ऐसे आ जाएगी, और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लेंगे सर, प्रीवियस ओनर का, 2 लाख रुपए, और 0, 2, 3 और 19, 20 ये आ जाएगा। और क्या इस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी लेंगे? मान लो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसने 3 लाख रुपए का खर्चा और किया था, तो 3 लाख रुपए यानी कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा ना, 3 लाख रुपए। कब खर्चा किया सर? 3 और 4 में, तो 3 और 4, और फिर क्या चीज आ जाएगा बोलो, 19 और 20, ठीक है। और फिर एक और सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर कितने का खर्चा किया था नए ओनर ने? सर नए ओनर ने 5 लाख रुपए और खर्चा किया इस पे, तो 5 लाख इंटू कितना आ जाएगा, कब खर्चा किया सर? 7-8 में किया था, 7-8 में किया ना, हाँ 7-8 में, तो 7, 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अरे कुछ मुश्किल है क्या? नहीं सर, सब कुछ लिखा हुआ है, वही चीज़ पढ़नी है बस, मैंने बता चुका हूँ आपको। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रीवियस ओनर और नए ओनर का दोनों का मिलके आएगा। अच्छा, अगर वेयर कैपिटल एसेट्स आर गिफ्टेड ऑनर आफ्टर, मैंने सारा केस बता दिया आपको। ऑनर आफ्टर क्या है?
1/10/2009 को अगर बेचा तो 56/10 आ जाएगा उसको, यानी कि गिफ्ट फर्दर सोल्ड बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर ने सोल्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो, shall be the value which has been taken into consideration for the purpose of computing the taxable amount of gift। जो गिफ्ट को हमने टैक्स किया है, यानी कि कौन सा आया था, 5 लाख रुपए, याद आ रहा है हमारे एग्जांपल में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया, अगर 56/10 लग गया तो 5 लाख रुपए पर टैक्स दिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख रुपए तो आएगी हमारे एग्जांपल में। पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ गिफ्ट, जहां से गिफ्ट किया है, जहां से गिफ्ट किया है, और डेट ऑफ सेल तक आ जाएगी। समझ में आ गया, यही आएगा, प्रीवियस ओनर का तो नहीं आएगा। चलो ये एग्जांपल है, पढ़ लोगे तो बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। या बता दूं, ऐसी बता दूं जल्दी से, या फिर पढ़ लोगे ना, ये मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है वैसे आपको, ठीक है, देख लेना। चलो रिवर्स मॉर्टगेज, रिवर्स मॉर्टगेज का मैंने पढ़ाया था ना, कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा करके बताया था अभी 46 में। रिवर्स मॉर्टगेज सर होता क्या है, समझो, कोई एक इंडिविजुअल है जैसे कि मिस्टर वाई, इसका और कोई सहारा नहीं है, ये है बूढ़ा आदमी। कौन है, बूढ़ा आदमी। इसके पास क्या है, रेगुलर इनकम नहीं है, बच्चे भी इसको छोड़ के जा चुके हैं, अरे बच्चे भी इसको छोड़ के जा चुके हैं, और इसके ये बूढ़ा आदमी है, इसकी एक बूढ़ी, इसको एक बूढ़ी पत्नी है, ठीक है। अब इसकी पत्नी और ये दोनों का गुजारा नहीं चल रहा है, क्यों, इनके बच्चे इनको छोड़ के जा चुके हैं। तो सरकार ने एक ऑप्शन निकाला है जिसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्टगेज। इसमें क्या होता है कि आप क्या करो, अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास अगर हाउस प्रॉपर्टी है और आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, क्या है, आपके पास घर तो है बट आपके पास रेगुलर इनकम नहीं है, तो आप क्या करो, इसको मॉर्टगेज कर दो। ये किसके पास जमा कर दो, बैंक के पास जाके जमा कर दो। मान लो एसबीआई के पास आपने जाके इसको रिवर्स मॉर्टगेज के अंडर मॉर्टगेज कर दिया इस हाउस प्रॉपर्टी को। अगर इस हाउस प्रॉपर्टी को आपने मॉर्टगेज कर दिया तो आपको क्या क्या मिलता रहेगा, एक बैंक गिव लोन इन इंस्टॉलमेंट टिल हिज डेथ, लोन दे देगी उसके इंस्टॉलमेंट में, यानी कि एक फिक्स अमाउंट आपको, मान लो कि इस प्रॉपर्टी का 15,000 रुपए हर महीने बैंक आपको देती रहेगी। तो इस 15,000 रुपए से आपको क्या चलता रहेगा, आपका घर का खर्च चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा, आपका गुजारा बसारा होता रहेगा या नहीं होता रहेगा, होता रहेगा। तो ये स्कीम अच्छी है या नहीं है, बोलो अच्छी है ना। किसी बूढ़े लोग, हाँ बोलो बोलो, डेथ हो जाती है तो क्या होता है, देखो नीचे लिखा हुआ है, डेथ हो जाए तो क्या होती है, आफ्टर द डेथ बैंक सेल दी प्रॉपर्टी, बैंक क्या करेगा, ये जो हाउस प्रॉपर्टी बेची थी उसको बेच देगा, और उससे क्या एडजस्ट करेगा, अपना लोन एंड उसका इंटरेस्ट अमाउंट। अरे बोलो, यही होगा ना, लोन अपना इंटरेस्ट अमाउंट, और उससे मान लो कि 25 लाख की वो प्रॉपर्टी बिकी, और 25 लाख या मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी बिक गई, और 50 लाख में से मान लो उसका लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए, ठीक है। एंड कंप्यूट करेगा उसका टैक्स लायबिलिटी, उसकी टैक्स लायबिलिटी देखेगा कितनी बचेगी, यानी कि इतना हो गया, इतने की कॉस्टिंग पड़ गई, यानी कि उसका टैक्स लायबिलिटी यानी कैपिटल गेन निकालेगा, कितने में खरीदी गई थी, कितने में बेची गई, यही सब आएगा। अरे बोलो, अब 25 लाख अपना डिडक्ट कर लेगा तो 25 लाख ही तो बचेगा, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन उसकी कितनी आ गई, 25 लाख की, ठीक है। तो अब उसका कैलकुलेट कौन करेगा, बैंक उसका कैलकुलेट करेगा कैपिटल गेन और पे कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ मॉर्टगेजर। ये कौन है, मॉर्टगेजर, ये है मॉर्टगेजी। जनरली होता क्या है, मॉर्टगेजर रीपे दी इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये अगर जनरली होता क्या है, हम जाते हैं, हमने मॉर्टगेज किया और लोन ले लिया, और हम उसको रीपे करते रहते हैं, लोन को धीरे धीरे रीपे करते रहते हैं लोन को, यही होता है। बट यहाँ पे रीपे कौन कर रहा है, रीपे कौन कर रहा है, मॉर्टगेजी कर रहा है, ये कर रहा है ना, इंस्टॉलमेंट। बट इन केस ऑफ मॉर्टगेजी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इन केस ऑफ मॉर्टगेजी यानी बैंक इज पेइंग इंस्टॉलमेंट टू मॉर्टगेजर, यानी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कौन किसको दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो इसको इसलिए रिवर्स मॉर्टगेज बोल दिया है, नाम दे दिया इसका रिवर्स मॉर्टगेज, ठीक है। बस उसमें कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, क्यों बोला गया क्या नहीं है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। रिवर्स मॉर्टगेज का अगर कोई केस होगा, यानी कि बैंक को उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी दे दी, तो क्या उस पर कोई कैपिटल गेन लगने वाला है,
बोलो उस वक्त नहीं, सेक्शन 47 में हमने पढ़ लिया है। चलो स्लम सेल वाला जो है ये वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो आई होप ये वाली क्लास अच्छी लगी, अच्छी गई ना, मजा आया नया कॉन्सेप्ट पढ़ने में।